कहा गया है कि डूबते को अगर तिनके का सहारा मिल जाता है तो उसकी जीवन बच जाती है। कुछ ऐसा ही वाकया सामने आया है पूर्वी चंपारण से, जहां के कलेक्टर और एसपी ने अपनी जान जोखिम में डालकर बाढ़ में डूबते एक युवक को बचा लिया। दरअसल मोतिहारी में आए प्रलयकाली बाढ़ में अचानक चंपारण तटबंध टूटने के कारण संग्रामपुर के कई गांवों में गंडक नदी का पानी फैल गया, जिससे कई गांव एकाएक जलमग्न हो गया। इसी बीच अचानक आए बाढ़ के पानी से कई लोग जहां तहां फंस गए थे। ऐसे ही बाढ़ के पानी में डूबे एक शख्स को डीएम और एसपी ने खुद रेस्क्यू किया। संग्रामपुर के भवानीपुर गांव में एक ग्रामीण युवक पेड़ पकड़कर पानी की बहाव से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर डीएम की नजर पड़ी और डीएम अपनी वोट को लेकर खुद बाढ़ के पानी में फंसे ग्रामीण को डूबने से बचाने का प्रयास करने लगे और सफलता भी मिली। हालांकि इस दौरान डीएम और एसपी हड्डा के डंक से घायल भी हो गए। डीएम और एसपी ने घायल होते हुए भी ग्रामीण को डूबने से बचाकर अपने वोट में बैठाया और इस तरह से युवक को एक नया जीवन मिला। कोई नहीं, आप वहीं रहिए, हम लोग आ रहे हैं, घबराइए मत, बिल्कुल मत घबराइएगा। हाँ हाँ, बस वहीं रहिए, आ गए हम लोग, आ गए। आगे सर एंकर फंसाइए ना सर हाँ, हम छोड़ रहे हैं, एंकर फंसाइए। हाथ छोड़ो, आप हाथ दीजिए। बैठ है सर, बैठ है। रस्सी पकड़ लीजिए चाचू, रस्सी पकड़ो आप हाँ, चलिए, आइए। रस्सी ठीक है, ओके। धक्का दीजिए राजन सर। हाँ हाँ, क्या है अंदर गली पर? वेरी गुड, आराम से, दीवार टूट गया। पकड़िए इसको, पकड़िए। पूर्वी चंपारण में बाढ़ अपनी विभीषिका में 6 प्रखंडों के 44 पंचायतों को लपेटे में लिए हुए है, जिसमें सैकड़ों परिवार अब भी पानी के बीच घिरा हुआ है। नतीजतन पानी के अंदर घिरे लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं है। वहीं प्रशासन ने अब लगभग 27 पंचायतों में तो कम्युनिटी किचन चला दिया है। बहरहाल वैसे लोग के लिए जो पानी में घिरे हुए हैं और भूखमरी से जूझ रहे हैं, उनके लिए जिला प्रशासन ने सूखा भोजन का पैकेट बनवाकर भेजना शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक अपनी निगरानी में इस कार्य को करा रहे हैं। जिले के लुम्बिनी भवन में दर्जनों सरकारी कर्मियों को इस कार्य में लगाया गया है। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए जिला प्रशासन तत्पर है और प्रयास है कि कोई भूखा न रहे। यहाँ पे ड्राई राशन बना रहे हैं हम पैकेट, ताकि जो इनएक्सेसिबल एरियाज है जहाँ पे हमारी एनडीआरएफ की नाव नहीं जा सकती है या स्थानीय प्रशासन का पहुँच नहीं है, वहाँ पे जो है उन लोगों को जो है हम इसके माध्यम से ये तत्काल राहत जो बोलता है इमरजेंसी राहत वो उपलब्ध करा देंगे। साथ ही में जो है आवश्यकता अगर पड़ी तो रेस्क्यू भी करने का हम इससे प्लान कर रहे हैं। परंतु एनडीआरएफ की टीम्स यहाँ पे 3 अभी तैनात किए गए हैं। टोटल जो है 14 बोट्स ऑपरेट कर रहा है। इसके अलावा भी 10 हमारे जो है जिला स्तर के भी मोटर बोट काम कर रहे हैं। और इस तरीके से जो है फर्स्ट तो फूडिंग अरेंजमेंट उनका, सेकंड चीज़ जो है उसका रेस्क्यू रिलीफ भी जो है इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और कम्युनिटी किचन के माध्यम से जो है इनको भोजन भी हम करवा रहे हैं। सर कितने जगह पे कम्युनिटी किचन चल रहा है? और टोटल अभी पंचायत हमारे 44 प्रभावित है, तो उसमें से 27 जगह पे जो है कम्युनिटी किचन शुरू हो गया है और आज शाम तक जो है अन्य जगह पे जो कम्युनिटी किचन हम स्टार्ट करेंगे। अभी 6 प्रखंड में जो है जो लाइफ पर कह सकते हैं उसके द्वारा जो है बाढ़ आ गई है। इसके अलावा भी जो लोकलाइज रेंज है वो ऑलमोस्ट सभी प्रखंडों में जो है कहीं ना कहीं कुछ पंचायतों में जो है
जल वृद्धि की स्थिति है। तो वैसे जिले की और वैसे स्थलों के लिए और वैसे पंचायतों के लिए स्थानीय प्रशासन जो है, अंचलाधिकारी, संबंधित थानाध्यक्ष, BDO जो है वो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो है लोगों को आह्वान कर रहा है, उनको बाहर ला रहा है, रेस्क्यू कर रहा है। साथ ही में जो है उनको भोजन की व्यवस्था भी करने का निर्देश उनको दिया गया है। आवश्यकता अनुसार वो भी कार्य कर रहा है। और जो है आप देख रहे हैं कि ड्राई राशन हम यहाँ पे बना रहे हैं एल्यूमिनियम हॉल में, इस तरीके से वो भी अपने स्तर से बना सकते हैं। अभी अरेराज में, संग्रामपुर और चकिया अनुमंडल में जो है, केसरिया में जो है ड्राई राशन की तैयारी अनुमंडल लेवल पे भी की जा रही है। थैंक यू। लॉकडाउन को लेकर सासाराम में लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। आज सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बेवजह सड़क पर घूमने वाले लोगों को दंडित किया गया। साथ ही बिना मास्क के निकले लोगों से जुर्माने की राशि भी वसूली गई। इस दौरान दंडाधिकारी द्वारा लोगों को कान पकड़कर उठा बैठक भी कराया गया। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों को प्रशासन द्वारा सजा दी जा रही है। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी कान पकड़कर उठा बैठक करवा रहे हैं। बता दें कि लगातार खबरें आ रही हैं कि लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, वहीं बेवजह लोग सड़क पर निकल जा रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। पीछे ऊपर वो पीछे पीछे एक तरफ कोरोना वायरस का प्रकोप है, वहीं दूसरी ओर सासाराम में विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रोहतास जिला के विभिन्न दलों के कार्यकर्ता जन अधिकार पार्टी में शामिल हुए। सासाराम के जाप कार्यालय में यह मिलन समारोह आयोजित की गई। जिला अध्यक्ष लाल साहिब सिंह यादव ने दर्जनों कार्यकर्ताओं को जन अधिकार पार्टी की सदस्यता दिलवाई। उन्होंने बताया कि यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगी और जल्द ही जिला सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। राजद, जदयू और रालोसपा से पार्टी से बहुत से सारे साथी छोड़कर के अति पिछड़ा के, जैसे कि प्रखंड अध्यक्ष थे करहगर के, उन्होंने आज ऋषि मुनि प्रजापति जी आज जदयू छोड़ करके बेचारे आज जन अधिकार पार्टी में पप्पू यादव के प्रति इन्होंने आस्था व्यक्त किया है। और पार्टी इन्होंने आज हजारों की संख्या में आज लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया है। बहुत से लोगों को सदस्य है और सदस्य के माध्यम से बहुत लोगों को हम लोगों ने बनाया है। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के महारानी कॉलोनी स्थित कमलदह इलाके के तालाब से बरामद किया गया युवक छोटू ठठेरा का शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस कांड में नियुक्त किए गए पुलिस की टीम ने छोटू ठठेरा की हत्या में शामिल 2 दोस्तों को चाकू और बैग के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि छोटू के दोस्त सोनू के बीच सट्टे में दिए गए पैसे की लेन देन में ही विवाद हुआ था। मृतक का दोस्त सोनू ने सट्टे में लगा बकाया रुपया देने का प्रलोभन देकर उसे घर से बुलाकर ले गया और उसकी हत्या कर साक्ष्य छुपाने के लिए शव को तालाब में फेंक दिया। हालांकि दोनों दोस्तों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वो उसको घर से बुलाकर ले गया था और उसने अपने साथी के साथ मिलकर हत्या की। क्या कारण था सर हत्या करने का? इसमें था कि ये मृतक जो था और ये सोनू जो था, ये दोनों सट्टा खेलते थे। तो सोनू के द्वारा मृतक से कुछ पैसा लिया गया था, उसी के पैसा को लेकर विवाद हुआ था। और घटना के दिन भी ये जो मृतक था ये अपना पैसा लेने के लिए गया था। इसी दौरान इन लोगों के द्वारा प्लान करके हत्या की गई। कहाँ से इसकी लाश बरामद हुई थी सर? इसकी लाश बरामद हुई थी एक तालाब के पास से, वो आश्रम है बाईपास में, उसके एक करीबी तालाब है।
पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के गायघाट के पास हुए सुधार डेयरी संचालक की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी मोहम्मद अरशद समेत 3 हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गिरफ्तार हत्यारे के पास से 3 देसी कट्टा और कई खोखा भी बरामद किए गए हैं। पुलिस की माने तो मोहम्मद अरशद और उसके साथ मनी दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है। हत्या जैसे कांड में ये लोग आरोपी रहे हैं। पुलिसिया पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि 2 दिन पहले डेयरी संचालक विनय तिवारी और मोहम्मद अरशद के बीच मात्र 100 रुपये का चेंज देने के विवाद में लड़ाई हुई थी। इसी को लेकर मोहम्मद अरशद ने कांड को अंजाम दिया। इसमें अनुसंधान के क्रम में और प्राथमिकी के अनुसार तत्काल कार्रवाई की गई। एक टीम बना के तीनों की गिरफ्तारी की गई। उनके निशानदेही पर जो घटना में प्रयुक्त हथियार था वो बरामद किया गया। घटना के पीछे जो कारण सामने आ रहा है, इस घटना के 2 दिन पहले चेंज पैसे को लेकर इसमें जो अभियुक्त है अरशद के साथ इस बिल पार्लर वाले की कहासुनी और लड़ाई हुई और विनय तिवारी जी के द्वारा शायद मारपीट की गई थी, जो सामने आई है। उसी के रिएक्शन में ये कांड प्लान करके किया गया। क्या क्या बरामद हुआ है? इसमें 3 पिस्टल बरामद हुआ है, एक कंट्री मेड, और तीनों की गिरफ्तारी है। गोली भी बरामद हुई, एमटी बरामद हुआ था घटना स्थल। किन लोगों कहाँ से बरामद की गई? गिरफ्तार आरोपी जो है सर कहाँ से बरामद हुआ? इनका इतिहास भी कोई रहा है क्या? इसमें अरशद जो है उसका आपराधिक इतिहास है, मर्डर केस में भी जा चुका है, और एक मणि नाम का है दूसरा भी, उसका भी आपराधिक इतिहास पाया गया। कहाँ से लोगों की गिरफ्तारी हुआ था सर? 2 की गिरफ्तारी हुई है डंका इमली से, और फिर अरशद की गिरफ्तारी हुई है राजाघाट से। बिहार में जहां एक तरफ कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर बाढ़ ने भी अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर के कई पंचायतों में बाढ़ का कहर जारी है। लोग दरभंगा मुजफ्फरपुर NH 57 स्थित गायघाट प्रखंड के रमोली चौक से लेकर ठिकापाही चौक तक ऊंचे स्थानों पर अपना डेरा डालकर जीवन बचा रहे हैं। बाढ़ का पानी कई घरों में घुस चुका है। लोग NH 57 पर अपना आशियाना बनाने को मजबूर है, लेकिन अभी तक स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के द्वारा इन लोगों का कोई सूद नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि DM के आदेश के बावजूद स्थानीय जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवार को कर रहे हैं अनदेखा। यूं कहे तो बाढ़ पीड़ित परिवार भगवान के भरोसे हैं। लोग अपना घर छोड़ के हाईवे पे आए हैं। कब? कल को आए हैं। घर पूरा पानी में डूब चुका है। कुछ नहीं मिला है, वो पन्नी मिला है। मतलब सिर्फ पन्नी ही या खाने पीने का कोई? कुछ नहीं, खाने पीने का कुछ नहीं, खाली पन्नी मिला है। किस पंचायत में? बरवारी पंचायत में। इधर कहाँ से आए हैं? मतलब घर डूब चुका है क्या? तो किसी तरह की कोई सुविधा ना हो किसी आने जाने के लिए? रस्सियों के सहारे आते हैं आप लोग, जाते हैं। अभी तक किसी तरह की कोई राहत मुहैया कराई गई है? कौन सा पंचायत है? कब से यहाँ अम्मा है रोड पर घर बनाए हुए? 6 दिन से रोड, मतलब घर में पूरा पानी। अच्छा, पूरा पानी पूरा घर में घुसा हुआ। किसी तरह की कोई सहायता दी गई है जनप्रतिनिधि के द्वारा या अभी तक कुछ नहीं? पोलोथीन या कुछ भी? तो यहाँ के जनप्रतिनिधि से बात किए हैं? नहीं, वो नहीं आता। कौन सा गांव है? बड़वारी है। 4 प्रखंडों में थोड़ा गंभीर है, जैसे औराई, कटरा, गायघाट इन प्रखंडों में, और इधर साहेबगंज, पारू इनमें भी है। कुछ 1-2 पंचायत मुसहरी अंचल के और बोचहा के और कुड़नी के भी हैं, और कांटी का भी है हमारा एक पंचायत। तो हम लोग नज़र उस पर रखे हुए हैं। नाव जो है हम लोग पर्याप्त उपलब्ध कराए हैं। उसके साथ पॉलीथीन सीट का वितरण चल रहा था।
अभी हम लोग फूड पैकेट का भी वितरण शुरू किए हैं, जिसमें कि हम लोग चूड़ा, गुड़ और चना, चीनी और आपका ये दिया सलाई और आपका ये मोमबत्ती, ये सब का पैकेट हम लोग आज से बनवाना शुरू कर दिए हैं और वो भी वितरण हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ कम्युनिटी किचन, जहाँ की आकर के लोग खाना खा सकते हैं या खाना वहाँ से ले जा सकते हैं, अपने घर खाएंगे। तो कम्युनिटी किचन भी कुल 15 जगहों पर अभी हम लोगों ने शुरू कराया है और कल से संख्या और बढ़ेगी। हम लोगों ने चिन्हित किया है सबके साथ विमर्श करके, तो कोई दिक्कत नहीं है, होने देंगे हम लोग प्रयास करेंगे कि जो हम लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जानी है वो सबको पहुंचे, सबको मिले, इस तरह का हम लोग प्रयास करेंगे। अभी हमारी नदियां तीनों जो है खतरे के निशान से ऊपर हैं। हमारी गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती नदी, और जो लखनदेई है हमारी एक सीजनल रिवर है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, और जो हमारी पारू में, साहेबगंज में बाया रिवर है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा है। तो खतरे के निशान से ऊपर है, लोगों को सतर्क रहने की सलाह हम लोगों ने दिया है और हम लोग स्थिति पर लगातार नज़र रखे हुए हैं और लोगों के साथ हैं। जो भी सुविधा होगी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। खबर सासाराम से है, जहां रहकर के एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी और एक रोड एम्बुलेंस के ड्राइवर की पिटाई का मामला सामने आया है। पिटाई का आरोप परिवहन विभाग के अधिकारियों पर लगा है। पीड़ितों का कहना है कि अवैध बालू का धंधा करने वाले लोगों की धरपकड़ के दौरान परिवहन विभाग के लोग उन लोगों के साथ मारपीट की है। आरोप है कि बालू माफिया तंत्र से जुड़े युवकों का परिवहन विभाग के अधिकारी पकड़कर पिटाई कर रहे थे। इसी बीच पेट्रोल पंप के कर्मियों पर मोबाइल से वीडियो बनाने का आरोप लगाकर इन लोगों की पिटाई की गई। वहीं मोबाइल भी छीन लिया गया। इस संबंध में अधिक जानकारी देने के लिए कोई विभाग के अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। बता दें कि करहगढ़ कोचस पथ से सड़क पर बालू की अवैध गाड़ी पास कराने वाले 3 लाइनों की गिरफ्तारी की गई थी। कहाँ लिए आप लोगों के साथ मारपीट किया गया? मारपीट वहाँ बालू माफिया धरा है, लाइन में पड़ने वाला, और वो लोग वहाँ पिटा रहा था। हम अपना गाड़ी के पास में थे यहाँ, और नोडल मैन है जा रहे थे घर, तो इनका मोबाइल के लाइट जल रहा था बगली में जो लगाए थे, तो बोल रहा है कि माधव जी तुम लोग वीडियो बना रहा है। और वो क्या किया कि जो गाड़ी के पकड़ा था उसी को वीडियो बनाकर वही ड्राइवर से वीडियो बनवाया, और वीडियो बनवा कर और उसी को दम तक निकाल के मारा है, ताकि हम लोग DTO वाला फंसेगा नहीं। और उसके बाद करहगढ़ थाना एक वाहू स्कॉर्पियो आया था, 2 स्कॉर्पियो था, एक DTO का था, एक पुलिस का था। माफिया गाड़ी के बालू वाला लाइनअप करने वाला था, उसको शीशा खुद गाड़ी वाला से प्रोवाया शीशा। अच्छा, किसके द्वारा आपके साथ मारपीट हुआ है? किसने मारपीट किया आपके साथ? वो सिपाही लोग थे सर। तो सिपाही हम जा रहे थे घर, हाँ। तो वहाँ पे वो लोग किसी माफिया को पकड़े हुए थे, तो उन लोग को मैं कुछ बोल रहे थे, तो हमको बोले कि कहाँ जा रहा, तो हम बोले कि जा रहे हैं घर। तो मेरा मोबाइल जल रहा था, वो लोग सोचे कि मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा, तो हम कहाँ के वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे, तो हमको वहीं पे मैंने 1-2 झप्पड़ मारने लगे, तो हम भाग गए इधर। तो भाग गए तो फिर वो लोग भी दौड़ने लगे, तो अब हम क्या हुआ बीच में हम नहीं जानते हैं रात में। फिर वो लोग चले गए रात में, तब हम निकले थे। क्या नाम है आपका? संजय। और किसी को मारपीट किया आपके स्टाफ में? जी मेरे स्टाफ में नहीं हुआ, मेरे में हुआ है, पटंग में, और उस ड्राइवर के साथ हुआ है। अच्छा, ड्राइवर क्या करने गए थे? ड्राइवर देखने हंगामा हो गया था, तो ड्राइवर देखने गए थे। अच्छा, हुआ क्या था उसमें? उसमें कुछ नहीं हुआ था सर, वो एक आदमी को पकड़े हुए थे गाड़ी लेकर। जी। कौन था वो लोग? अब कौन था सर, कोई होगा गट्टी वोटी का, कोई गाड़ी उड़ी का। अच्छा, उसी में आपके साथ भी मारपीट किया वो लोग? लॉकडाउन में जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है, ये एक तस्वीर काफ़ी इसे बयां करने के लिए है। सासाराम के 14 वर्षीय नंदनी इन दिनों रिक्शा चला रही है। लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद हो चुका है, ऐसे में अपने परिवार के 2 जून की रोटी के लिए बेटी रिक्शा लेकर सड़क पर निकल चुकी है। बता दें कि नंदनी बोलिया की रहने वाली है, जो दूसरे के घरों में चूल्हा चौक का बर्तन मांझकर जीविका चलाती है। इसके पिता रिक्शा चलाते थे, लेकिन लॉकडाउन में पिता द्वारा रिक्शा चलाने पर पुलिस प्रशासन द्वारा मारपीट किए जाने के भय से नंदनी कुमारी के पापा कहीं और मजदूरी करने चले गए, तो बेटी रिक्शा लेकर सड़क पर निकल आई ताकि कुछ पैसे का जुगाड़ हो जाए। लड़की जान के पुलिस परेशान नहीं करती है। नंदनी को रिक्शा चलाते देख गरीबों की बेबसी और लाचारी साफ दिखती है। लॉकडाउन में रिक्शा चलाते हैं। क्यों चाची रिक्शा?
पैसा कौड़ी रख नहीं करता तो ये भाड़ा पूरा पैसा कौड़ी नहीं है, काम उम नहीं मिल रहा है। काम नहीं मिल रहा है, ये क्या भाड़ा क्या ना पिछले कई दिनों से सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती एक अज्ञात महिला का इलाज के दौरान निधन हो गया। वह 52 वर्ष की थी। बताया जाता है कि एक सप्ताह पूर्व सासाराम के धर्मशाला मोड़ के पास विक्षिप्त स्थिति में एक महिला पड़ी हुई थी। पुलिस उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया था। वह सही से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, जिसका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उस महिला का निधन हो गया। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया और तमाम तरह की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। महिला की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं चली। इसका इलाज सदर हॉस्पिटल में चल रहा था, चलने के दौरान इसकी मौत हो गई। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ मुन्ना कुमार सिंह, कौन थाना? नगर थाना सासाराम। रोहतास जिला में कोरोना से 11वीं मौत हो गई है। डिहरी के रामारानी जैन बालिका उच्च विद्यालय के शिक्षक सुनील कुमार की मौत कोरोना से हो गई। 40 वर्ष के सुनील मधुमेह ग्रोह से ग्रसित थे। वे मूल रूप से भोजपुर जिला के पीरो के निवासी थे और पिछले दिनों वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद डिहरी के ही नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक होने पर उन्हें पटना के PMCH रेफर कर दिया गया था। बताया जाता है कि इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। 40 वर्षीय सुनील कुमार गुप्ता की मौत के बाद परिजनों में हाहाकार मच गया। उनकी 2 पुत्रियां और 1 पुत्र हैं। मृतक की पत्नी ममता ने बताया कि वो अपने बच्चों को लेकर काफ़ी चिंतित हैं और पूरे घर को सैनिटाइज करवाना चाहती हैं। पप्पू यादव के नेतृत्व में जाप नेताओं ने शुक्रवार को मोतिहारी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान प्रभावित लोगों की समस्याओं से रूबरू होने के बाद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की सुरक्षा में सरकार पूरी तरह विफल है। न तो पर्याप्त नाव की व्यवस्था हो सकी है और न ही राहत सहायता वितरण का कार्य ही प्रारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि जैसे रोम के जलने पर नीरो के बांसुरी बजाने का उदाहरण दिया जाता है, वैसे ही बाढ़ के दौरान सरकार चैन की बंसी बजाने चली जाती है। और फिर मोतिहारी का सुगौली जो हालात हैं, इन अंधी, बहरी, गूंगी, कानस, जिनको आप भगवान के रूप में बनाते हैं, आश्चर्य होगा जो हालात हैं वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और जो गरीब की स्थिति है, जो मिडिल क्लास कॉमन लोग, शायद मैं कभी कभी बोलता हूँ कि गरीब को जीने का राइट इस देश में नहीं, मिडिल क्लास उससे भी बदतर स्थिति में। गरीब को 2 दिन या 1 दिन में किसी कोई व्यक्ति आ भी कर देता है, मिडिल क्लास को तो कोई पूछता भी नहीं। लेकिन गरीबों की ज़िंदगी जानवर से भी बदतर। एक ही पन्नी के नीचे सारा परिवार, चोकर से भी बदतर रोटी, जो कोई जानवर नहीं खा सकता, रहने की वो स्थिति। जो हालात आज 3 हिस्से लगातार ये हालात पैदा क्यों होते हैं? ये पॉलिटिकल डिजास्टर है, ये नाजायज़ औलाद है बाहर पॉलिटिशियन का, पदाधिकारियों का, ठेकेदारों का, माफियाओं का, लूटता है। सिर्फ लूटता है जनता का पैसा। इन नेताओं के घर ऐशो आराम की जिंदगी। 4 महीना हो गए मुझे कोरोना वायरस में बाहर रहते हुए। एक मजदूरों को लाना, फिर यहाँ एक स्टूडेंट को लाना, फिर यहाँ आने के बाद बाहर जो हालात हैं उसमें हम सबको मिलकर आवाज़ देनी होगी। सोशल मीडिया, ट्विटर,
फेसबुक, इंस्टाग्राम। राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के तत्वाधान में सीतामढ़ी जिले के रीगा विधानसभा के पकरी गांव में फूलन देवी शहादत दिवस मनाया गया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी वीरांगना फूलन देवी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के पूर्वा के गोरहा गांव में अत्यंत निर्धन मछुआरा परिवार में 10 अगस्त 1963 को हुआ था। वीरांगना फूलन देवी अमर रहे, वीरांगना फूलन देवी अमर रहे, वीरांगना फूलन देवी अमर रहे। देखिए, आज हम अपने पार्टी के तत्वाधान में वीरांगना फूलन देवी का शहादत दिवस मना रहे हैं। उनका जन्म गोरहा के पुरवा गांव में उत्तर प्रदेश में हुआ था। वो बहुत गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन वहाँ के ठाकुरों के द्वारा उनको बलात्कार किया गया। उसे बदला लेने के लिए उन्होंने डाकू गिरोह खड़ा किया और एक दिन में 22 ठाकुरों को गोलियों से भून दिया, अपना बदला लिया। और इंदिरा गांधी जी के कहने पर वह आत्मसमर्पण कर गई और उसके बाद 2 बार सांसद बनी। इस प्रकार नारियों का एक जो उदाहरण के रूप में है, कोई अगर उस पर जोर जुलूम करे तो अपना जो बदला स्वयं ले। इसलिए अपने पार्टी के द्वारा वीरांगना फूलन देवी का आज हम शहादत दिवस मना रहे हैं। फूलन देवी अमर रहे, फूलन देवी अमर रहे।